तो चलिए हम नेक्स्ट पैनल को बुलाएंगे। नेक्स्ट पैनल में हमारे साथ है आरपी सिंह, जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। उनसे हम जानेंगे कि 2018 से जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए। सुशील आनंद शुक्ला है कांग्रेस के स्पोक पर्सन, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आए और साथ ही जो भी सरकार का पक्ष है वो मंच के माध्यम से रखें। केदार गुप्ता है बीजेपी के स्पोक पर्सन, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। संजय श्रीवास्तव जो बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। तो हम चौथे पैनल की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से भी बात होगी और साथ ही विपक्ष भी अपने सवाल रखेगा। तो जोरदार तालियां इस पैनल के लिए हो जाए। इस पैनल के माध्यम से हम जानेंगे कि 2018 से जो छत्तीसगढ़ मॉडल का सपना रहा है, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का सपना रहा है, बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़ का सपना रहा है, वो कितना पूरा हुआ। तो ओवर टू यू तृप्ति। तो चलिए जल्दी सारे पैनलिस्ट बैठ जाएं मंच पर, तो हम इस पैनल की शुरुआत करेंगे। तो कुछ ही देर का वक्त है जब आप देखेंगे कि सरकार की भी अपने पक्ष की बात होगी और साथ ही विपक्ष भी अपने सवाल रखेगा। तो तृप्ति भी मंच पर मौजूद हैं और कीर्ति और तृप्ति ये पैनल संभालेंगी और अपने सवाल रखेंगी। बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात, विकास की बात, जो दावे और वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए उनकी बात, 2018 से कितनी छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली उसकी बात। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू रसिका। अब जो पैनल हमारे साथ में हैं, यहाँ संग्राम छिड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रही हूँ मैं कि चार जो दिग्गज नेता हैं, ये ऐसे प्रवक्ता हैं, ये ऐसे नेता हैं जो टीवी डिबेट्स में अक्सर बेबाकी से बात रखते हैं और पुरजोर तरीके से अपना अपना पक्ष रखते हैं। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर ये पैनल खास इसलिए भी, चुनावी साल है और चार नेता हमारे साथ में। सुशील आनंद शुक्ला जी संचार विभाग के प्रमुख है पीसीसी के, आरपी सिंह जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सरगुजा के प्रभारी हैं बीजेपी के, केदार गुप्ता जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। और इसके बारे में मैं बताऊं, आप चार लोग हैं, हम एक एक टॉपिक देंगे और उस टॉपिक पे आप बारी बारी से काउंटर करेंगे। आप तय कर लीजिएगा कि पहले अगर कांग्रेस बोल रहा है तो वहां से कौन बोलेगा। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है किसानों को लेकर। प्रदेश बने 23 साल हो गए, किसानों के लिए किसने बेहतर काम किया और किस स्तर पर किया, अपनी खूबी शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। सुशील जी। तृप्ति जी, किसानों के लिए किसने बेहतर काम किया, यदि यहाँ पे आप कुछ किसान बुलाए होंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन कुछ आंकड़े मैं रखूँगा। 2018 के पहले छत्तीसगढ़ में 12 लाख किसान पंजीयन कराते थे, लगभग 8 से 9 लाख किसान अपना धान बेचते थे। पिछले वर्ष जो आखिरी वर्ष जो धान की खरीदी हुई 2022-23 की, उसमें 24,69,000 किसानों ने अपना धान बेचा। रमन सिंह जी की सरकार के समय 15 साल में धान बेचने का जो एवरेज है पूरे 15 साल का, वो 50 लाख मीट्रिक टन है। हमारी सरकार ने शुरुआत किया था 80 लाख मीट्रिक टन से, पिछले वर्ष 107 लाख मीट्रिक टन हमने धान बेचा। लगभग इनके समय जो धान का रकबा था उसका दूना रकबा, लगभग 32 लाख हेक्टेयर धान पैदा करने वाले किसानों ने अपना धान हमारी सरकार के समय बेचा। तो ये अंतर आया है। इनके समय में किसानों को जो अधिकतम कीमत मिलती थी, वो जो समर्थन मूल्य रहता था, उसके बाद एक घोषणा करते थे कि कभी 150 रुपये, कभी 150 घोषणा करके 50 दिया, कभी 250 की घोषणा करके 70 दिया, फिर 300 की घोषणा करके ठेंगा दिखाया, नहीं दिया। हमारी सरकार ने 2500 रुपये से ओपनिंग शुरू किया। 25 रुपये न्यूनतम किसानों को मिला, जो पिछले वर्ष का ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मिलाएंगे तो जो 2640 रुपये होता है। हमने किसानों से वादा किया था कि हम 2500 रुपये प्रति कुंटल में धान खरीदेंगे, और हमने पहले साल जब हमारी सरकार बनी हमने खरीदा। लेकिन सेंट्रल के द्वारा जब ये बोला गया कि आप सपोर्ट प्राइस से एक भी रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी चरित्र के उपज के रूप में हमारी सरकार ने एक योजना लागू की जिसका नाम था राजीव गांधी किसान न्याय योजना।
जिसमें किसानों को हमने 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देना चालू किया, जिसका फ़ायदा ये मिला कि किसानों को 2500 हमने वादा किया था, पिछले वर्ष 2640 मिला। और हमें पूरा भरोसा है कि इस वर्ष जब हम धान की खरीदी करेंगे तो लगभग 2800 मिलेगा। तो किसानों के लिए इसके अलावा मैं आपको बात करूंगा तो लगभग हमारे पास जो आंकड़े हैं 6.5 लाख किसानों को 10,200 करोड़ रुपए हमने बिजली में सब्सिडी दी है। 10,200 करोड़ रुपए किसानों को, 350 करोड़ रुपए हमने किसानों के सिंचाई कर को माफ किया। ये रिकॉर्ड है। तो छत्तीसगढ़ देश का किसान आज अपने समर्थन मूल्य के लिए सड़कों पे आंदोलन करता है, महीनों तक सड़कों में किसान आंदोलनरत है। छत्तीसगढ़ का किसान देश में सबसे ज्यादा अपनी उपज की कीमत प्राप्त करता है। तो ये अंतर आया है। बीजेपी से जान लेते हैं, जैसे आपने कहा कि एमएसपी से 1 रुपए ज्यादा हो तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, और उन्होंने जो वादे किए थे अपने कार्यकाल के दौरान ठेंगा दिखाया किसानों को। क्या कहेंगे संजय श्रीवास्तव जी? देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम जी न्यूज़ के द्वारा न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन छत्तीसगढ़, इसके लिए मैं जी न्यूज़ को बधाई देता हूं कि एक चर्चा का अवसर मिला है आज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, आपने सबसे महत्वपूर्ण, जो छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं नहीं कहूँगा, एक जीवन जीने की कला है जो हमारी किसानी होती है, जो धान उत्पादन होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में छत्तीसगढ़ के किसानों को यदि सबसे ज्यादा किसी ने छला है तो वो भूपेश बघेल की सरकार ने छला है। और छलावा ऐसा जो कांग्रेस का हमेशा से चरित्र रहा है कि पिक्चर कुछ और दिखती है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करके पीछे बैठते हैं तो उसके पीछे जो परिणाम आता है वो उल्टा आता है। देखिए, ऐसा है, किसान को समृद्ध बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि एक कोई समय सीमा के अंदर में हम किसानों को समृद्ध कर सकते हैं। देश की आज़ादी के बाद एक लंबा समय कांग्रेस को मिला, लेकिन किसान कहां पर खड़ा है ये आप सब जानते हैं। लगभग 60 वर्ष का समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार को मिला। आज एमएसपी की बात करते हैं, आप भी थे 60 वर्ष, आपने एमएसपी को कहां से कहां लेकर आया ये समझा जा सकता है। लेकिन मैं अभी बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, क्योंकि इतने ही मुद्दे और इतने ही चीजें भूपेश बघेल जी की सरकार के लिए काफी, हम सबको बताने के लिए काफी कि हमने 15 वर्षों में क्या किया और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो धान खरीदी की बात होती है, मूल्य बढ़ते हैं, एमएसपी बढ़ती है, आपने क्या किया किसान न्याय योजना, उसकी भी मैं खुलासा करूंगा कि इन्होंने क्या किया। देखिए, सबसे पहले जो धान खरीदी जब हम 2003 में, ये अलग बात है कि 2000 में सरकार जोगी जी की सरकार थी, 2000 में इस राज्य का निर्माण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों से हुआ था। लेकिन पहले 3 राज्य, और जब 2003 में अजीत जोगी जी की सरकार यहां से गई, उस समय किसान और धान खरीदी जो थी वो लगभग 6 लाख मीट्रिक टन था। इस बात को जरा कांग्रेस के मित्र ध्यान से सुनेंगे और आपको भी मैं बताना चाहूंगा। और जब हम 2018 में 15 साल के बाद सरकार में हम नहीं रहे, उस समय लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस प्रदेश के अंदर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 6 लाख से 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। यह रिकॉर्डेड चीज है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय होता है और जो हम सुनते हैं कि देश के अंदर में जो किसान है, किसान बरसों बरस से, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, कि किसान कर्ज में मारा जाता था। यह हम सुनते रहे, हमेशा से सुनते रहे। इस ऐतिहासिक काम को मुझे लगता है कि देश की किसी भी सरकार ने नहीं किया जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया, कि हमने जो 14% ब्याज, जो ऋण का जो ब्याज होता है, जो कांग्रेस सरकार वसूलती थी, वो हमने 0% पर लाकर किया। अर्थात किसानों को जो भी चीजों के लिए कर्ज लेना पड़ता था उसमें हम 1 रुपए भी ब्याज नहीं लेते थे। ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की उपलब्धि थी। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि देखिए, ऐसा है कि किसानों को समृद्ध करने के लिए हम 100, 200, 300 बढ़ा दें, एमएसपी भी बढ़ती है, हमने भी छूट दिया, किसान समृद्धि योजना, न्याय योजना के माध्यम से हम दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन किसानों को वास्तव में समृद्ध करना है तो उनको संसाधन युक्त और सभी प्रकार की विषय वहां उनको देने पड़ेंगे। और भी मैं यदि कहें तो और विषय है, अगले विषय पर अब दूसरा टॉपिक, छत्तीसगढ़ की जनता, अब ये ऑल ओवर बात कर लेते हैं ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या कदम उठाए इन 23 सालों में? आप अपने पक्ष का बता दीजिए, फिर वो बताएंगे और फिर डिबेट कर लीजिएगा। आरपी सिंह जी। सबसे पहले तो जी न्यूज़ एमपीसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार कार्यक्रम आयोजन के लिए। मेरे मित्र संजय श्रीवास्तव जी ने तमाम वो बातें कही जो आपने उनसे पूछी न थी। तो मुझे एक शेर याद आता है, ब्रिजवान भी ध्यान से सुनिएगा जरा, कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे
कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, गुनहगार समझे कि दुनिया तुझे, तू इतनी ज़्यादा सफाई न दे। तो इन्होंने इतनी ज़्यादा सफाई दे दी है जो आपने पूछा ही नहीं था। अब मैं आता हूँ शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। देखिए तृप्ति जी, हमारी सरकार आने के बाद भारत सरकार के नीति आयोग ने सबसे पहले इस देश की किसी स्वास्थ्य व्यवस्था को सराहा था, वो थी मुख्यमंत्री हाट बाजार स्वास्थ्य योजना। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इस योजना के लाभार्थी पूरे देश में 1,16,00,000 परिवार हैं जो सुदूर गांव में रहते हैं, जहां साफ सुविधा नहीं है, अस्पताल हमारा वहां पहुंचता है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन देखिए, स्लम स्वास्थ्य योजना। शहरों में 14 नगर निगम में लगभग 170 नगरीय प्रशासन विभाग वहां जाकर इलाज करता है। लाभार्थियों की संख्या है 56 लाख। बात यही खत्म हो जाती तो भी ठीक था। दाई दीदी क्लिनिक, जिसमें नर्स से लेकर डॉक्टर तक सब महिला, हमारी माताओं बहनों के लिए लाभार्थी संख्या इनकी है 2.5 लाख से ऊपर। अब मैं आता हूं स्वास्थ्य योजना के पैकेज पे। हमारे यहाँ डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क बीपीएल परिवार के लिए है और एपीएल परिवार के लिए है 50,000 रुपये। इसमें शासन ने लगभग 3,654 करोड़ रुपया लोगों के इलाज के लिए दिया है। बात यहाँ खत्म हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में सर्वाधिक गंभीर बीमारी के लिए 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। आज तक 25 लाख की रकम किसी भी भाजपा शासित राज्य में नहीं दी जाती है। अब मैं आता हूँ शिक्षा पे। हमने रमन सिंह का दौर देखा है, मैं विधानसभा के अंदर था। रमन सिंह ने युक्तिकरण के नाम पर 3,000 स्कूलों को एक दिन में बंद किया था। 3,000 स्कूल एक दिन में बंद किए गए थे और नाम दिया गया था युक्तिकरण। हमने उस स्कूलों को फिर से खोलना शुरू किया है। बस्तर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो 14 वर्षों के बाद खुले और ऐसे स्कूलों की संख्या है 314। हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए। राधिका जी बोल रही थी कि उस स्कूल को देख के ऐसा मन करता है कि हम फिर से बच्चे हो जाए और जाके वहाँ पढ़ें। तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल मिलाकर अभी संख्या है 649 और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की है 4,26,000 बच्चे। तो मैं अगर सरकार के बारे में बताना शुरू करूँ 24 घंटे कब पढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे सवाल यही सवाल है मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। उन्होंने जिक्र किया कि मैं अगर तारीफें करना शुरू करूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। आप क्या कहेंगे कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त किस तरह से काम किया गया था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी उसके पहले 3 वर्ष पहले ही छत्तीसगढ़ बना था और छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे ये सब हम जानते हैं। पर जैसे ही डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई तो अगर स्कूली शिक्षा की मैं बात करूं तो प्राइमरी स्कूल जो 13,852 थे वो 3 गुना बढ़ के 39,652 हो गए। अगर मैं हायर सेकेंडरी की बात करूं तो 5,600 से वो स्कूल बढ़ के 16,000, मिडिल स्कूल 16,992 हो गए। हाई स्कूल 908 से 2,609 हो गए। हायर सेकेंडरी स्कूल 680 से 3,715 हो गए। इस प्रकार कुछ 21,000 स्कूलों से 60,000 स्कूल बने। 3 गुना शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास हुआ तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हुआ। उसके पहले ये कांग्रेसियों की सरकार थी जो अजीत जोगी जी चलाते थे और उसके पहले संयुक्त मध्य प्रदेश में भी बरसों से 3-4 दशक थे कांग्रेस की सरकार थी, पर छत्तीसगढ़ में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो 26 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल खोले गए, उसके साथ 1352 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। तो निश्चित रूप से, और फिर एक स्मार्ट कार्ड की सुविधा कि पहले 30,000 रुपए का स्मार्ट कार्ड था जो जनरल सभी के लिए था। जितने छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिक हैं, जितने हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहन हैं, उनको 30,000 का इलाज मुफ्त मिलता था। उसे बढ़ाकर फिर 50,000 कर दिया। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई उन्होंने तो कमाल कर दिया। 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना से उन गरीब परिवारों को इलाज के लिए मिलने लगा कि अगर कोई ब्रेन की सर्जरी करानी हो, कोई हार्ट की सर्जरी करानी हो, पेट में कोई समस्या हो तो किसान भाइयों के घर बिक जाते थे, खेत गिरवी रखना पड़ता था, हमारी माताओं बहनों के जेवर बिक जाते थे। पर धन्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आयुष्मान योजना को भी बस्तर से लॉन्च किया और उसके लिए भी उन्होंने छत्तीसगढ़ को चुना। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब शासन में आती है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो,
किसान, दलित, गरीब, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है। आप एक बात को सोच कर देखिए कि 21,000 स्कूल से 60,000 स्कूल, जहां 2 मेडिकल कॉलेज थे 10 मेडिकल कॉलेज, IIT, ट्रिपल एक IIT, सवाल मेरा है, आपने आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया, अगर मैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करती हूँ तो कितनी जनता है जिसको इसका फायदा पहुंचा होगा? इसका कोई डेटा है, कोई नंबर है, कोई हाँ, जानकारी? निश्चित रूप से लगभग मैं समझता हूं कि 35 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अभी हमारे यहाँ घर घर जाके कार्यकर्ता उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अनेक हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आयुष्मान जैसी योजना जो आपने लागू की उस पर छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों को, किसान भाइयों को, दलित भाइयों को अपने स्वास्थ्य का बहुत लाभ मिल रहा है। ठीक। अब चूंकि चुनाव सामने है, बहुत कम वक्त बचा है, सुशील जी, चुनावी मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है हम सबको पता है, वो फिर से एक बार बताएंगे। आप कैसे काउंटर करेंगे? जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसका काट आपने कैसे रखा है? देखिए तृप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी के पास तो हकीकत में मुद्दे हैं ही नहीं, ये काल्पनिक मुद्दे उठाते हैं। इन्होंने यहाँ ईडी को भेजा था, गली कूचे में घूमने के बाद ईडी कुछ काल्पनिक आंकड़े रखती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ईडी के प्रवक्ता के रूप में उन आंकड़ों को जनता के बीच में लाते हैं। जब ईडी विफल हो गई, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को मान ली कि ईडी जो कर रही है वो बदले की कार्रवाई कर रही है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ के ईमानदार मुख्यमंत्री को बदनाम करने के काम ईडी कर रही है, तो फिर यहाँ पे लगाया गया प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री आते हैं। केंद्रीय मंत्री आके सरासर झूठ बोल के जाते हैं, इनके पास में कोई तथ्य नहीं, कोई आंकड़े नहीं। अभी हाल ही में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चार्टर्ड विमान से भारत की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा खर्चा करके केंद्रीय खाद्य मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, 1-1.5-2 घंटे रुके, उसके बाद वापस गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झूठ परोसा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 67 लाख टन चावल का घोटाला हो गया। जितना चावल उन्होंने दिया नहीं था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि 61 लाख टन चावल का पिछली बार हमने कोटा लिया था, जिसमें 58 लाख टन जमा हो गया, 30 सितंबर तक है, जिसमें अभी कुछ जमा नहीं हुआ है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने कि 67 लाख टन चावल का घोटाला हो गया। तो इस प्रकार की गलत बयानी। दूसरी बात, वो बोले कि छत्तीसगढ़ के साथ इन्होंने एक अन्याय किया कि हमारा जो 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेना था उसके लिए पत्र भेजा इनके खाद्य सचिव ने कि उसको हम घटा के 61 लाख करते हैं। हमारे बारदाने के कोटे को घटा के 3.5 लाख जो बारदाने के गठाने बारदाना देना था। एक मिनट आप चुप रहिए, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए। 86 लाख टन से जो घटा है, एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ, आप चुप रहिए। आप यदि आप बोलेंगे मैं बीच में बोलूंगा। सुनिए, अभद्रता अशिष्टता आपकी पहचान है, लेकिन उसको मत बताइए। सुशील जी आप अपने यहाँ मत दिखाइए अशिष्टता, मैं भी अशिष्टता जानता हूँ। सुशील जी कंटिन्यू। 86 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटे को उन्होंने घटा के 61 लाख किया। खाद्य सचिव का पत्र आया, ये बोले कि हम तो 100 लाख मीट्रिक टन भी ले लेंगे। तो आपके खाद्य सचिव ने पत्र क्यों भेजा? यदि आप 100 लाख मीट्रिक टन ले सकते हैं तो आप खाद्य मंत्री हैं, देश के भारत के खाद्य मंत्री हैं, विदिन सेकंड आप चिट्ठी जारी करवा दीजिए। आप पत्र क्यों नहीं जारी करवा रहे हैं? 3.5 इस बार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदने जा रही है। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो स्वाभाविक है बारदाना ज़्यादा लगेगा। हमने 3.5 लाख बारदाने की मांग की। बारदाने का सिस्टम यह है कि जूट कमिश्नर ही बारदाने के कोटे को आवंटित करता है, तो वैसी स्थिति में आपने उसको 2.5 लाख क्यों किया? आप यहाँ आके झूठ परोसते हैं। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि उनके तो तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपके जो मुद्दे जो वो बता रहे हैं कि मात्र ईडी आपका मुद्दा है, चुनाव से पहले आप सिर्फ ईडी का सहारा ले रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, डिसाइड कर लीजिए आप में से जिसे जवाब दें। चलिए ठीक है। देखिए, ऐसा है, मैं ईडी पे आ रहा हूं, लेकिन अभी मेरे मित्र बाजू में बैठे हैं, थोड़ा शायरी की आदत है। ये सरकार के बारे में केवल मैं इतना कह सकता हूं कि थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सरकार केवल और केवल आंकड़े प्रस्तुत करती है, योजना बनाती है और विज्ञापन के माध्यम से 5 साल ऑक्सीजन पे लटकी हुई है, केवल विज्ञापन के सहारे चल रही है। और इसीलिए ये शायरी बता रहे थे तो मुझे उसी समय एक शायरी याद आई कि घरों पर नाम थे और नामों के साथ ओहदे थे। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी नहीं मिला। तो यह स्थिति भूपेश बघेल की सरकार की है। विज्ञापन के सहारे
करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ये केवल अपने को जीवित रखिए, मात्र 1.5-2 महीने और हैं। मुझे लगता है, देखिए, ईडी की बात निकली, मुझे लगता है ईडी बहुत स्पष्ट है और देश का नागरिक और प्रदेश का नागरिक समझता है इसको। ईडी से कौन डरता है भाई? कौन डरता है? ईडी से वही डरता है जो भ्रष्टाचार करता है, जो भ्रष्ट है वो डरता है ईडी से। आपको तो स्वागत करना चाहिए, ईडी आइए, यदि मेरे प्रदेश के अंदर में कोई गलत काम कर रहा है पकड़ना चाहिए। यह अलग बात है कि सबको जानकारी है, पूरे देश और प्रदेश के नागरिकों को, कि कौन बेल में है और कौन जेल में है, यह भी लोग जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नाम बड़ा रोशन नहीं, देखिए ऐसा जो सत्यता है। और देखिए ऐसा है कि इस प्रदेश को पूरे देश के अंदर में बदनाम करने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो इस सरकार को ही जाता है, चाहे वो कोयले का मामला हो, चाहे चावल का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार के मामले हो। आप तो हमको केवल बदनाम करते थे कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय ये हुआ। 5 साल आप थे सरकार में, आपको आपके हाथ किसने बांधे थे? किसने रोका था? क्यों नहीं आपने करवाया, जांच करवाई? लेकिन अब ईडी कर रही है क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, कोई दूसरी सरकारें नहीं कर रही है। ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की बात करें, ये देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं। और मैं इनको याद दिलाना चाहूं, एक मिनट बस मैं खत्म कर रहा हूं, याद दिलाना चाहता हूं। 2004, देखिए 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय भी ईडी के छापे पड़े और कौन मंत्री जेल के अंदर में इनकी यूपीए की सरकार का कौन मंत्री गया है, ये भी सबको मालूम है। चलिए, 2 लाइन मुझे जल्दी लगता है से इससे केदार बचने जी की जवाब आवश्यकता देना चाहते हैं, जल्दी से। हाँ, नहीं माइक ऑन है, बोलिए बोलिए, वो उनका माइक ले लीजिए। हाँ। देखिए, ये ईडी की बात अगर करते हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। एक कैबिनेट मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे यहाँ कलेक्टर है रानू साहू, उसको जिस रोड का, 1 मिनट बोलने दीजिए, जिस रोड का पे काउंटर करने वाले थे आप। वो ईडी की बात चल रही है, और जिस रोड का उनको हिसाब किताब मिलता है ठेकेदारों से, वो रोड बनती है, बाकी रोड नहीं बनती, इसे बदल दें। ठीक। और इसके लिए इन्होंने बार बार कहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, पर नहीं हुई। ईडी आई, आज रानू साहू जेल में है, तो इन्हीं के मंत्री ने कहा था ना वो भ्रष्टाचार कर रही है। और जब भ्रष्टाचार पकड़ाया तो जेल के अंदर है, तो ईडी गलत कहां है? और अगर आप ईडी को गलत कहते हैं, एक लाइन और कहना चाहता हूं, तो कोर्ट में आपको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? मतलब न्यायालय ये बात मान रहा है कि आपने अपराध किया है, अन्यथा आपको जमानत मिल जाती। हर बार जमानत आप बारी से आप दोनों काउंटर करिएगा, आरपी सिंह जी और सुशील जी। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े घोटाले, 36,000 करोड़ के नान घोटाले, जिसमें तत्कालीन मैडम सीएम तब का नाम का उल्लेख था, उसकी ईडी से जांच के लिए माननीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। ईडी क्यों चुप है? 6200 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले के जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा जाता है, ईडी क्यों चुप है? 4700 करोड़ रुपए का शराब घोटाला रमन सरकार के समय होता है, वैसा ही घोटाला, वैसे ही शराब नीति बदली गई थी जैसी कि शराब नीति दिल्ली में बदली गई। आम आदमी पार्टी का उप मुख्यमंत्री जेल में है। रमन सिंह के समय के 4700 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी जांच क्यों नहीं करती है? पनामा पेपर में सारे लोगों की जांच होती है, कौन है अभिषेक सिंह, उसके बारे में जांच क्यों नहीं करती ईडी? आप सिलेक्टिव भ्रष्टाचार पर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? वास्तव में आपकी ईडी सही है, पाक साफ है। ईडी जो नोट जारी करती है, उसके 4 दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये क्या है? ये सीधे सीधे वो पटकथा है जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखी जाती है, ईडी इसको पढ़ती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की छवि को खराब करने की कोशिश है। सिलेक्टेड ही जांच होती है। अगला टॉपिक भी मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। 36,000 का जो नान घोटाला हुआ, उसके जो प्रमुख आरोपी थे अधिकारी आलोक शुक्ला, उसको भाजपा सरकार ने जेल में डाला और ये आते साथ उनको बेल में लेकर प्रमोशन कर लिए। वो संविदा में है। ये उन अधिकारियों को मैं तो नाम लेके कह रहा हूं, वो अधिकारी थे कि नहीं, उनको आपने बुलाया कि नहीं, उनका प्रमोशन किया कि नहीं, आप क्यों जेल में थे? जवाब दें इनका। वो अधिकारी आपकी सरकार में काम कर रहे हैं कि नहीं? किसने कर रहे हैं? आपका जवाब है। एक एक करके बात करिए तो आवाज क्लियर जाएगी। घोटाले की सर्वोच्च न्यायालय ने इनको आरपी सर कि ऐसा कोई मामला नहीं है। आप लोग कहते हैं सताए तो हम भी हैं, साझा करिए भाई, कह रहे हैं जो ईडी की सताए तो हम भी हैं। देखिए ऐसा है, गुप्ता जी बड़ा जोर से बोलते हैं और गोयबल्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो तो लोगों को सच लगने लगेगा।
सच्चाई में बताता हूँ। मोहन भैया बैठे हैं ना, एक और तो टॉपिक है भाषण सर, देना इसको पड़ेगा लेकर के बात, एक और टॉपिक है, इसके बाद इस पे कंटिन्यू करते हैं। एक और टॉपिक है छत्तीसगढ़िया संस्कृति। बीजेपी कहती है कि हम प्रमोट करते हैं, आप कहते हैं हम प्रमोट करते हैं, श्रेय लेने की राजनीति क्यों चल रही है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो बात करूंगा ईडी पे। यहाँ पे जितने लोग बैठे सबको बता देना चाहता हूं कि 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना हुई थी। 56 1 मई 1956। अगर ईडी के दुरुपयोग के बारे में हम सोच भी लेते हैं ना, तो कोई दूसरा राजनीतिक दल पैदा नहीं हो पाता, भ्रूण हत्या हो जाती, भ्रूण हत्या हो जाती। और जिस कानून के तहत मुझे भी आरोपी बनाया गया है, वो कानून है PMLA। 2002 में हमारी सरकार ने उस कानून को बनाया। सितंबर 2022 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठा के पढ़िए, उसमें लिखा है कि ईडी के छापों की संख्या बढ़कर 400% हो गई है। 400%। और 95% छापे विरोधियों के घर में पारे गए हैं। और कोर्ट में हाल यह है कि कन्विक्शन का दर 0.42% है। यानी 1000 लोग को अपराधी बनाती है, आरोपी बनाती है ईडी, तो उसमें से 4.5 लोग को सजा होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ साफ है कि आप एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो मांग करूंगा आपके मंच से कि ईडी को भी कम से कम 20-30 सीट बीजेपी को देनी चाहिए इस राज्य में। आप तो कम से जीत नहीं पाएंगे। देखिए ऐसा है, दे दीजिए। देखिए ऐसा है, नहीं सुनिए, छूट जाएंगे ये। देखिए ऐसा है, बहुत ज्यादा बातें होती देखिए हैं। ऐसा है, अगली बार देखिए ऐसा है, अगली बार ईडी का तो मान सम्मान है इस देश के अंदर में। ये तो जब सरकार में नहीं थे तो ये सीडी का सहारा लेते थे। ये दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। हम तो ईडी है संवैधानिक संस्था जिसको मान्यता है। सीडी का सहारा लेते थे। केवल ईडी का सहारा नहीं, उस सीडी में ईडी गलत है तो कोर्ट से छूट जाओ ना। संविधान में ईडी से बचने के उपाय हैं। जाइए आप कोर्ट में, आप कोर्ट से क्यों नहीं छूट पा रहे हैं? आप ईडी को गलत बोल रहे हैं, क्या न्यायालय को भी गलत बोलेंगे आप? जो मजिस्ट्रेट आपको, जो न्यायाधीश आपको जमानत नहीं दे रहे हैं तो उसको भी गलत कहेंगे क्या? अरे ईडी साफ है। अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो छूटेंगे नहीं। अब अगला टॉपिक, सहारा तो संस्कृति का भी श्रेय की सियासत क्यों छत्तीसगढ़ संस्कृति पे? शुरुआत करिए आरपी सिंह जी। संस्कृति की जहां तक बात है, हेलो चेक कीजिए। संस्कृति की जहां तक बात है, मुझे याद नहीं आता कि 15 साल में इस राज्य में कभी राजगीत बना। अगर बना हो, रमन सिंह अकेले बाथरूम में गुनगुनाते हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हमने राजगीत बनाया। 15 वर्षों तक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, वहां से 1 किलोमीटर दूर में माता कौशल्या का मंदिर है। रमन सिंह कभी गलती से झांकने भी नहीं गए। मुझे याद अच्छे से, जब हमारी सरकार ने कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित किया कि हम उसका जीर्णोद्धार करेंगे, तो संजय श्रीवास्तव जी के साथ में एक चैनल में बैठा था डिबेट में। मैंने पूछा कि रमन सिंह 15 साल पीटीएस जाते थे, माता कौशल्या के मंदिर क्यों नहीं गए? तो संजय जी ने जवाब दिया था कि वहां के लोगों ने कभी बुलाया नहीं। मतलब माता कौशल्या आवेदन लेके आती रमन सिंह के पास। अरे कैसा व्यक्ति है आप, ये कैसा प्रवक्ता झूठ बोलता है भाई? बदतमीज है। रिकॉर्ड दिखा दे, निकाल दे। ये कैसा व्यक्ति है, कैसा प्रवक्ता है? सरेआम झूठ बोलता है। और यही कांग्रेस के डीएनए में है कि सार्वजनिक झूठ बोलो। मैंने नहीं बोला। अरे तो झूठ बोल रहे हैं मैडम। ये कांग्रेस के कार्यालय में हो सकता है, राजीव भवन में हो सकता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। 15 साल क्यों ये झूठ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। संजय जी, जवाब सुनो। आरपी सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, मान लिया। अब जवाब सुन लो। संजय, एक मिनट। संजय, आरपी सिंह जी मैं मान रहा हूँ, चलो झूठ बोल रहा है। धन्यवाद, तालियां। लेकिन सुनिए, मान लिया इन्होंने मान लिया झूठ बोल रहा है। पूरी बात सुनिए, बीच में मिसकोट मत करिए मेरी बात का। नहीं, बात क्यों नहीं करूं? आपने स्वीकार किया भाई। नहीं सुनिए, घर में भी कभी गलत आदमी होता है। आप जो घर में भी कभी गलत होता है, जो आपने स्वीकार किया है, जो आपने स्वीकार किया। सुनिए, चलिए ठीक है। तो ये बताइए कि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद बना। भगवान राम का वनगमन पथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद बना। आपने 15 साल तक सरकार थी, आदरणीय बृजमोहन भैया बैठे बड़े लंबे समय तक संस्कृति मंत्री। जवाब ले लेंगे। क्यों नहीं इन्होंने माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? क्यों नहीं भगवान राम के वनगमन पथ को बनाया? क्यों नहीं बनाया भाई? हेलो, आपने क्यों नहीं किया? ये बार बार छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात कर रहे हैं।
मुझे ये बताइए छत्तीसगढ़ किसने बनाया? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। ये छत्तीसगढ़ की बात करने वाले लोग खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम करते हैं, जबरदस्ती। अरे मैं पूछता हूं, 1990 में भूपेश बघेल मंत्री थे, तो रमन सिंह के बेटे ने किया। आज राजनीति कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, नहीं सुनिए, अच्छी डिबेट होगी, अच्छी डिबेट होगी, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा है, अच्छी डिबेट होगी, कहीं आपत्ति नहीं, प्रश्न आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। ये सुशील जी को मैं बता दूं, न तो अटल जी छत्तीसगढ़ बनाते, न ये कौशल्या माता मंदिर बना पाते, क्योंकि उसके पहले भी भूपेश जी मंत्री थे मध्य प्रदेश के समय, उस समय शायद छत्तीसगढ़ आदत तो डालो, अगले टॉपिक की बात करते हैं, चुनाव को लेकर बात करते हैं। ये देखिए ऐसा है, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। ये भगवान श्री राम का नाम लिया, इसमें तो हम लोग घंटों बोल सकते हैं। राम के नाम पे काले पुता हुआ चेहरा जो देश के अंदर में है, राम के नाम सामने लाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ये राम विरोधी लोग अयोध्या में राम मंदिर बनता है, ठीक है। क्या स्थिति रही? कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना अब चाहिए, ऐसे मूव लोग करते हैं अगले टॉपिक पे, मूव करते हैं। एक समय लाइन की और थोड़ी बाध्यता है। कहना चाहता हूं। कहिए जल्दी छत्तीसगढ़ की से। संस्कृति में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बैठे हैं, संस्कृति मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या के धाम में राजिम कुंभ का अगर शुरुआत किया तो माननीय बृजमोहन जी ने किया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुशील 2 मिनट बात सुन लो, इतना मत घबराओ, सुशील 2 मिनट सुन लो, इतना घबराने से कुछ नहीं होगा। मुझे आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के कौशल्या माता अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक को लेकर जानकारी दे दो। आपकी बात माता का जो कॉरिडोर बना है वो बीजेपी की सरकार के समय का है। माननीय श्याम चुनाव को लेकर बात करते हैं, चुनाव को लेकर। सुशील जी, सुशील जी, अगला टॉपिक, कुंभ लगते हैं, ठीक है। पांचवा कुंभ बृजमोहन जी चुनाव को लेकर बात कर ले। बृजमोहन जी हमारे शंकराचार्य सुशील जी, अभी जवाब देंगे, आएंगे अभी बृजमोहन जी और जब भी जवाब देंगे। पार्टियां मैं आपको सुनिएगा। कहता हूं, इन्होंने छत्तीसगढ़ में कोई संस्कृति निर्माण किया? अब अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक सुनिए, मेरा अगला टॉपिक सुनिए। चुनाव की बुहारी पर है छत्तीसगढ़। सुशील जी अगला सवाल तो सुनिए। सुशील जी आ रहे हैं, थोड़ी देर से आपका जवाब मिलेगा। और भी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर रही हैं, कितना उसको कंपटीशन के तौर पर देखते हैं? दोनों से मेरा ये सवाल है, जवाब की शुरुआत आप करिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय हमारे किसी एक मुद्दे को हम लेके चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंक तक नहीं पहुंचेगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना हो, किसानों का धान खरीदी योजना हो, किसानों का कर्ज माफ करने की योजना हो, लोगों को मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, ये बोले 10 मेडिकल कॉलेज, अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले, 7 मेडिकल कॉलेज था। हमारी सरकार आने के बाद 11 मेडिकल कॉलेज हुआ है, 4 नए मेडिकल कॉलेज। बताओ जरा, 60 को कौन सा था पहले, जरा नाम बताइए, नाम बताइए, बताओ, 2 के आगे नहीं आएगा। नाम बताइए, नाम बताइए, 7 नाम बताओ, कुछ भी बात करते हैं, बैठे बैठे नाम बताइए, नाम 7 कौन सा था, नाम बताइए। झूठ की हर जगह झूठ बोलेंगे हैं, इनके यहाँ छोटी कमेटी। आप लोग विषयांतर कर रहे हैं, आप लोग विषयांतर कर रहे हैं, जी न्यूज़ का मंच, आप लोग विषयांतर कर रहे हैं, डिबेट करते हैं रोज, आप विषयांतर कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? दूसरी पार्टियां कितनी चुनौती, आम आदमी पार्टी मैदान में ताल ठोक रही है, सर्व आदिवासी समाज का एक पैनल बना के लेके जा रहे हैं, चुनौती है कि नहीं? किसके वोट कटेंगे, किसके वोट कटेंगे? हमारी सरकार की जन कल्याणकारी कार्यों का कोई मुकाबला नहीं है। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ को एक ऐसी सरकार मिली है जो लोगों के जन अधिकार के लिए लड़ती है, करती है। एक ऐसी सरकार मिली है जो आदिवासियों को उनका हित देती है, किसानों को उनका हित देती दिख रहा है आपको? देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ, यहाँ जो लोग बैठे हुए शायद उनकी जानकारी में नहीं होगा। ये सच है कि हम 2003, 2008 और 2013 का चुनाव हारे। ये भी उतना ही बड़ा सच है कि 2003 में जो मतों का अंतर था वो 3.25% था, और 13 में जब अंतिम चुनाव हारे तब अंतर था 0.75%। अब मतों का अंतर है 10%, और कुल वोटों की संख्या का अंतर है 14 लाख।
तो हमारे और बीजेपी के बीच में जो सबसे बड़ा वोटों का अंतर था 2,97,000 का, ये 2003 में था। तो अगर 2.25 वोटों को पाटने में हमको 15 साल लगे, तो 10% और 14 लाख वोटों को पाटने में बीजेपी को 45 साल लगेंगे। 45 साल। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कांग्रेस घर बैठो। सर, बात कर लेने दीजिए, अरे चुप रहिए, चुप रहिए, बोलो 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 बोलो। जहां तुम्हारा बोलना शुरू कैलकुलेशन करते देख के मेरी हैं, बोलने की इच्छा हुई। मेरे से इतना क्यों डरते हो आप लोग भाई? तुम्हारा कैलकुलेशन सुन के मैं सुन लो ना, न्यूटन भी शर्म खा जाता भी रहता था। सुन लो, वो साइंटिस्ट भी शर्म खा जाता न्यूटन जो था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोलो आरपी भाई, शांत हो बोलो। जाओ। इस देश के इतिहास में सुनिए, इस देश के इतिहास में सब लोग के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल हमारी देन है, कांग्रेस की देन है, राजीव जी की देन है। गूगल कर लीजिए, इस देश के इतिहास में किसी राज्य में अगर 10% का अंतर 5 साल में पटा तो राजनीति छोड़ दूंगा। 50 साल लगेगा, 50 साल बीजेपी को यहां आने में। कारण क्या है? कारण कि अमित शाह जी क्यों बार बार आते हैं? देश के गृह मंत्री हैं, दौड़ के यहां चले आते हैं। इनके पास आधा दर्जन के प्रभारी हैं। शिव प्रकाश जी सबसे समझदार प्रभारी थे। उन्होंने एक लाइन कही, भास्कर ने उसको और छापा। इनके पास कोई प्रभारी उसमें क्या नहीं। लिखा था? सुनिए क्या लिखा था। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सुनिए, उसमें लिखा था कि एक अघोषित मित्र के दम पर हम 15 वर्षों तक यहाँ सत्ता में रहे, और जैसे ही वो मित्र हमारे बीच से गया, हम जमीन पर आके धड़ाम से गिर गए। जो धड़ाम से जमीन पर जो गिरा है ना, इनको उठाने में बहुत समय लगेगा, 50 साल कम से कम। ठीक है, आखिरी के 7 मिनट हैं, जवाब दीजिए केदार जी। आरपी जी, अब 45 साल आपको लगेंगे, हमको तो सिर्फ 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने में छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए हम आ जाएंगे, क्योंकि आप जो जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, बीच में मत बोलो यार। आप जो जन कल्याणकारी योजना चला रहे हो, मैं उसका डिटेल बता दूं। इनकी जन कल्याणकारी योजना है, कोयला घोटाला 500 करोड़, गोठान घोटाला 1300 करोड़, चावल घोटाला 5000 करोड़, शराब घोटाला 2166 करोड़, महादेव कांड सट्टा ऐप जिसके तहत मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ते हैं, ये इनकी जन सेवा की घटना है, घोटाले हैं। अब इसके बाद ये 2.5 महीने से ज्यादा 2.5 महीने से ज्यादा ये सत्ता में नहीं टिक सकते, और इनको जनता बाय बाय करने वाली है। अरे हद होती है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, जबरदस्त, और अपराध चाकू मार के, जिंदाबाद बोला, चाकू मार के मार दिया। एक कैलकुलेशन, मैं टेक्निकल चीज, एक मिनट केदार, कौन करेगा? एक मैं बहुत टेक्निकल चीज कह रहा हूं। जो फॉर्मूला मेरे लिए अप्लाई होगा ना, वो इनके लिए भी अप्लाई होगा कि नहीं? यदि मेरे को 45 साल लगता है, तो इनको केंद्र में आने में कितने हजार वर्ष लगेंगे, इसका कैलकुलेशन करके आरपी सिंह और सुशील बता दे मेरे को। ठीक बोला? ये तो सोच भी नहीं सकते। बस इतना ही है। यदि इनका कैलकुलेशन है कि मेरे को 45 साल लगेंगे, तो इनको केंद्र में आने में लगभग 1000 वर्ष लगेंगे। किताब कॉपी पेन निकालिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा इनको। ये तो है, ये तो लोग हैं, ये केवल हवा में बात करने वाले लोग हैं, बन जाएगी। हवा में बात करने वाले लोग हैं। ये किसानों की आय तो ऐसा है, कहाँ ये केवल विज्ञापनबाज सरकार है। इन्होंने क्या कहा था मैडम, बता रहा हूं आपको, आप आई है बाहर से, ये जब आए थे ना, पहले महीने का रिकॉर्ड निकालिएगा। इन्होंने कहा था, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए थे, मैं कोई विज्ञापन नहीं कर डालूंगा, मैं शासकीय डायरी तक नहीं छपाऊंगा, कैलेंडर नहीं छपूंगा। अब शासकीय डायरी कैलेंडर में तो बहुत कम पैसे लगते हैं, 10-20 लाख लगते हैं, लेकिन विज्ञापन का आंकड़े निकाल लीजिए। रोज फुल पेज चल रहा है, क्योंकि 1.5 महीने बचा है, हम इसी के सहारे जी रहे हैं। और मैंने जो कहा, मैंने शायरी कही, ये सिटी सरकार है, केवल भ्रम पैदा करने का काम इनका है, केवल भ्रम पैदा करने का काम है, और कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ को जीतने का काम किसी ने किया है, तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया, दुर्भाग्य है। ठीक है, 1300 करोड़ का बजट है इनका, 1300 करोड़ का बजट विज्ञापन देने का। अगर इतना पैसा बेरोजगारों को देते, तो सारे बेरोजगारों को अरे झूठ। ठीक है। मेरा एक सवाल और है, मेरा एक सवाल और है, एक सवाल आपसे है कांग्रेस के लिए और एक सवाल बीजेपी के लिए। सर मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। आपसे सवाल है कांग्रेस से, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, आपके दावेदार अभी तक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि अब लिस्ट आएगी, अब लिस्ट आएगी, कब लिस्ट आएगी आज बता दोनों में दीजिए। फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभाना है। उनको मालूम है कि 21 सीटों में, खुद बोले कि किस सबसे वृष्ट सीटें थी, हारी सीटें थी, इसलिए हम उसमें पहले सूची जाए। हमें मालूम है कि हम 75+ जा रहे हैं, तो हम सोच के विचार के, हमारा सिस्टम है। इनके यहाँ तो कार्यकर्ता से पूछा नहीं गया। हमारे यहाँ कार्यकर्ता टिकट के लिए आवेदन भी कर रहा है, और कार्यकर्ता टिकट बांटने की प्रक्रिया में शामिल भी है। ये अंतर है। इनके यहाँ तो डॉक्टर रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे नेताओं को
पता ही नहीं, अखबार में देखे तो पता लगा शाम को, कहते बाप रे सूची आ गई, बिना इनसे पूछे इतने इसी वरिष्ठ सवाल का नेताओं जवाब को ले लेंगे। जिन्होंने भाजपा को लगाने में अपना खून पसीना लगाया है, भाजयुमों के समान जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, पहले इन्हीं उनसे का पूछने इसी की सवाल जरूरत नहीं पूछ लो, समझी सामने गई। बैठे हैं, उनसे इन्हीं के पूछने दस का की जरूरत पहले नहीं हुआ समझी है। गई। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता को यह ताकत दी गई है कि टिकट के लिए आवेदन भी करे और टिकट बांटने की प्रक्रिया में भी हिस्सा बने। ये है डेमोक्रेटिक ठीक है, कांग्रेस। जवाब देखिए दीजिएगा। देखिए ऐसा है, जवाब सुशील का सवाल हो सकता है राजनीतिक रूप से सही हो, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने खाली बैठे हैं ये लोग कि बीजेपी में क्या हो रहा है उसका ध्यान है, लेकिन हमारी 17 अगस्त को देख के इनकी पहली सूची नहीं आ पाई, इनकी पहली सूची नहीं आ पाई। जोश में बोल गए थे कि हमारी सूची आएगी, सूची नहीं आई ठीक है। है, अब बीजेपी से एक सवाल है, बीजेपी से एक सवाल है, आपने अपनी पार्टी के जो कहते दावेदार उतार दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बगावत देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर विरोध देखने को मिलता है, कहीं बिखर तो नहीं रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत, अपनी रणनीति के तहत हमने कुछ फैसले लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के साथ में मिलकर कि जो हम हारी हुई सीटें उस पर हम पहले डिक्लेयर करेंगे ताकि तैयारी करने के लिए। यह सोच वही सकता है जो चुनाव को तरीके से लड़ता है। देखिए राजनीति के क्षेत्र में एक मिनट 200 से अधिक लोग विरोध किए अभी तक। देखिए राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत विरोध होता है, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं मीडिया के यहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, एक न्यूज पेपरों के अंदर में नहीं छपी, ये हमारी 27 टिकटों की उपलब्धि है। कोई बता दे आके कि कहीं कांच फूट गया कांग्रेस के टाइम, कहीं किसी नेता को दरगाह पकड़ लिया कांग्रेस के जैसे, किसी पर हमला हो गया कांग्रेस के जैसे, एक भी प्रकरण नहीं आया, ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध तो प्रत्याशियों के नामों को लेकर हो रहा है। देखिए बहुत 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 सामान्य सी चीजें हैं, राजनीति के क्षेत्र में होता है, संगठन में छोटी सी नियुक्ति होती उसमें होता है। ये तो एक पैनल भेजे थे, नीचे से हमने बोला बहुत वो करे हैं, सिंगल पैनल भेजे, ऊपर से डांट पड़ी, फिर पैनल नीचे करके 3-3 का भेजवा रहे, सेटिंग करके लोगों ने एक नाम भेजवा दिया था, विधायकों ने सेटिंग करके भेजवा दिया था। माफ करिएगा, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष ने अनुशंसा भेजी है, तुम्हारे रमन सिंह से नहीं पूछे, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष ने अनुशंसा भेजी है, ये अंतर है। तुम्हारे रमन सिंह से नहीं पूछा गया कौन चुनाव लड़ेगा, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष अनुशंसा भेजता है, ये है कांग्रेस की परंपरा। सुशील जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। है। सुशील जी, हम लोगों ने 21 टिकट दे दिया, हमारे विधानसभा कार्यालय खुल गए और काम तेजी के साथ चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप कह रहे हैं, आप जाने, हम तो आपसे बहुत आगे चल रहे हैं। आपका एक नारा है भूपेश है तो भरोसा है, उसके बाद आप एक टिकट दे देते पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, आपकी तो जान सूख रही है, जैसे वहां विजय बघेल को दे दिया। अरे एक टिकट आप दे नहीं सकते, उसके बाद बात करते हो। ठीक है, चर्चा अगर हम और मुद्दों को लेकर करेंगे तो वो इसी तरह से जारी रहने वाली है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि दो विपक्ष सामने सामने बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे और चर्चा अभी भी जारी है, चुनाव हो जाएंगे तब भी जारी रहेगी, तब भी आरोप लगेंगे, तब भी प्रत्यारोप होंगे। बहुत शुक्रिया है आप चारों का। फिलहाल मंच पर बने रहिएगा क्योंकि सम्मानित करने का वक्त है इन तमाम लोगों को, और सम्मानित करने के लिए मैं तृप्ति, ओवर टू यू। थैंक यू कीर्ति। और देखा आपने कि कैसे बीजेपी कांग्रेस जो मुख्य दल हैं यहाँ के, मुद्दों को प्राथमिकता के साथ पुरजोर तरीके से रखते हैं। अब देखना है कि जनता कैसे इनको आंकती है। बहरहाल वक्त है सम्मान का। मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर, वे आए और सभी नेताओं का सम्मान करें। आरपी सिंह सीनियर स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ में जुड़े। साथ ही सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से केदार गुप्ता जी जुड़े और संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। दोनों बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव सरूजा के प्रभारी हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनावी मैदान में ये दोनों दल ताल ठोक रहे हैं और मुद्दों की गूंज से ही समझ में आता है कि कैसे मैदान में तीखी जंग होने जा रही है। अमूमन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो सियासी इतिहास रहा है, सीटों का अंतर रहा है, वो ज्यादा अंतर नहीं रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, चाहे सत्ता बीजेपी की ही क्यों ना रही हो। लेकिन 2018 ने सब कुछ बदल दिया। 2018 में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला, एक बड़ी खाई है और इस खाई के बीच में ये 5 साल जो गुजरे हैं, उसमें जिन मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां मैदान में हैं, देखना होगा कि किनके मुद्दों की गूंज होती है, किनकी उपलब्धियों को जनता सिरे से लेती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।